हेलो दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखने के लिए जो 90 पॉइंट मैंने बनाए थे, वो आप अलग-अलग जगह भी सीख सकते थे, अलग-अलग किताबों के ज़रिए। पर किताबें भी इतनी हैं कि मैं आपको कितनी रिकमेंड कर सकता हूँ, और किताबों के ज़रिए भी आप यही सीखते हो। हाँ, मतलब ये ज़ाहिर-सी बात है कि सिर्फ़ इन 90 पॉइंटों के बाद आप बहुत समझदार हो जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हर एक पॉइंट को वेरीफ़ाई करने के लिए आपको घटनाएँ ज़रूर याद होना ज़रूरी है। हम शुरू करते हैं। ये जो पॉइंट है, आपको इनको जो मैं बताऊंगा परिभाषा, यह मैं जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको उसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब शायद आप, शायद नहीं, लगभग लगभग काफ़ी हद तक आप अच्छा या तार्किक सोचना सीख जाओगे। कि मेरे जो जवाब आपको अच्छे लगते हैं, मेरे जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो कि आपको पसंद आते हैं, आपको लगता है कि मेरी कुछ बातें हैं वो तार्किक हैं, कि मैं सादा सोचता हूँ, सिंपल सोचता हूँ, या एक ग्रे लाइन के आसपास की जो सोच रखता हूँ वो बनती कैसे है, उभरती कैसे है वो। अ, ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वो ये है, मैं जो मानता हूँ उसे मानने का प्रूफ क्या है। और ये जितने भी पेज है मैं जो इसमें से पढ़ रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पे लगा दूंगा मैं, तो देख लीजिएगा। मैं जो मानता हूँ उसे मानने का प्रूफ क्या है। देखो, आपको ये सीखना पड़ेगा कि एविडेंस कैसे बनते हैं। किसी चीज़ को मानने के पीछे जो सबूत है, जो हमारी मेमोरी बनती है, जो चीज़ें हम याद रखते हैं दिमाग में या रख पाते हैं, या ऐसी चीज़ें जो हमें लगता नहीं कि हमें याद है पर वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। आपको ये भी सीखना पड़ेगा कि आपके दिमाग के किस तरीके से पार्ट है, नहीं अंदरूनी अंदर घुस के। आपको मेडिकल सीखने के लिए नहीं बोल रहा, आपको मैं डॉक्टर बनने के लिए नहीं बोल रहा। एक बेसिक सोच है, अगर वो जानने की कोशिश करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी आपको, और जल्दी आ जाएगी आपको। इससे आपको वो चीज़ें भी समझ में आएगी कि आत्मा परमात्मा, आपको जो जादू टोना, बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जाती है, बताई जाती है, कि आपका दिमाग मानता भी है कि, क्योंकि आपने कहानियाँ सुन रखी है उसके पीछे, आपने बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी घटनाएं सुन रखी है, जो कि आपको भले ही याद ना हो, लेकिन आपके अनकॉन्शियस माइंड में उन 15-20 सालों में वो चीज़ें पनपने लगती है। तो उन्हीं चीज़ों को वापस वेरीफाई करनी है। आप जो मानते हो, यानी आप जो समझते हो, जिन चीज़ों को जिस तरीके से, जिस नज़रिए से देखते हो, किसी भी चीज़ को, अपने घर को, अपने गाँव को, दुनिया को, दिन को, रात को, प्रकृति को, जानवरों को, जिस भी नज़रिए से देखते हो, उसको फिर से वेरीफाई करो कि किसी जानवर को मैं अच्छा क्यों मानने लगा, किसी समाज को मैं बुरा क्यों मानने लगा, किसी को अच्छा क्यों मानने लगा, किस भाषा को मैं किस वजह से अच्छा मानने लगा। इन तमाम चीज़ों को आपको फिर से पुनः वेरीफाई करना पड़ेगा, ताकि आप लॉजिकली सोच सको। दूसरा पॉइंट है, मेरी कौन कौन सी मान्यताएं बिना एविडेंस के। जब आप पहला पॉइंट सीखोगे उसमें ही दूसरा पॉइंट भी कुछ कुछ वेरीफाई हो जाएगा, लेकिन पुनः दूसरे पॉइंट को आप गूगल के माध्यम से, एआई के माध्यम से, आज की डेट में एआई एग्जिस्ट करता है, तो सवाल जवाब कीजिए, हर एक पॉइंट को उस पर लिखिए, फिर वो कुछ चीज़ें बताता जाएगा। पूरा एज इट इज उसको याद नहीं कर लेना है। याद करने का कोई भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं दूंगा कि ये चीज़ आप याद कर लो, क्योंकि अगर याद करता होता तो मैं इसमें से पढ़ के आपको क्यों बताता। जस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब सीख जाते हो, जब लर्न कर लेते हो, तो आपका दिमाग उस तरीके से सोचने लगता है, प्रैक्टिकल सोचने लगता है। तो आप सोचना, इसको देखना कि आपकी कौन कौन सी मान्यताएं हैं वो आपने बिना एविडेंस के बना रखी है। कि किसी नेताओं की घटना, कोई युद्ध वगैरह, किसी ने कहा था, आपके दोस्त ने समझाया था कि वो घटना ऐसे हुई थी, वहाँ पे हिंदू ऐसे मरे थे, वहाँ मुस्लिमों को ऐसे किया गया था, वहाँ दलितों को ऐसे मारा गया था। कौन कौन सी वो चीजें जो आपने बिना एविडेंस के मान रखी है, अगर वो घटनाएं आपकी तरफ से बुरी हैं तो आप उसमें हमेशा इमोशनल होके गलत फैक्ट किसी भी जगह बोलते रहोगे। अगर वो घटना सामने वाले की साइड है तो आप हमेशा जोश में आके, खुन्नस में आके उसको दबाने की कोशिश करोगे, जबकि वो मेमोरी आपकी याददाश्त में पुख्ता नहीं है, सबूत के तौर पे नहीं है, जस्ट आपने सुना था कहीं और बार बार सुना था। ऐसा धर्मों में भी होता है, अंधभक्त इसीलिए बनते हैं, अपने साइड की चीज को या उसके पक्ष की चीज को उनको ग्लोरीफाई करके बताया जाता है तमाम भगवानों के बारे में, कि वो ऐसे हैं, वो उड़ सकते हैं, वो ये जादू कर सकते हैं, वो ये शक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए सीखना है आपको। तीसरा पॉइंट है, सच और झूठ में फर्क कैसे करूं। आपको कभी कभी झूठ भी सच की तरह नजर आने लगेगा, और कभी कभी सच भी झूठ की तरह नजर आने लगेगा। ये भी आपके दिमाग के बायसनेस के कारण ही होता है। जिस चीज के बारे में आपने बहुत सी कहानियां सुन रखी है कि
इस लाइन के आसपास के लोग या इस टाइप के लोग या इस तरीके से बिहेव करने वाले लोग हमेशा झूठे नजर आते हैं। जैसे कोई ज़्यादा क्यूरियोसिटी आदमी या ये ज़्यादा बोलने वाला आदमी, आपने कुछ ऐसी कहानियां सुन रखी है कि जो तेज तेज बोलता है या कुछ किसी समाज का आदमी, किसी जाति का आदमी, कि ये तो पक्का झूठ बोल सकता है। कोई रंग का आदमी, कोई गरीब आदमी, काला आदमी, नाटा आदमी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं हम हमारे दिमाग में पालते हैं। उसके कारण हम कई बार अज्यूम करते हैं चीज़ों को। ये कीवर्ड है अज्यूम। अच्छा, आप एक चीज़ और करना कि जब आप इन 90 पॉइंटों को पढ़ लोगे, सीख लोगे, आप कम से कम हजारों किताब एक साथ पढ़ रहे होंगे। इस पॉइंट को याद रखना आप। हजारों किताबें एक साथ पढ़ रहे होंगे आप। क्यों? क्योंकि उन किताबों में अल्टीमेट जो पॉइंट है ना, वो यही होता है, ये समझाने को होता है आपको। वो इतनी बड़ी सारी जो कहानियां होती है, पंचतंत्र की कहानियां वगैरह, पंचभूतों की कहानियां वगैरह, जो भी टाइप की जो किताबें हैं जो बड़ी बड़ी, वो किसी एक पॉइंट को समझाने के लिए इतनी बड़ी किताब लिखी होती है। अगर आप उस मूल पॉइंट को समझ लो ना, तो ये मान के चलो कि आपने वो किताब पूरी पढ़ ली। ऐसे आपकी फिल्में भी होती है, किसी एक पॉइंट को समझाने के लिए वो 3 घंटे 4 घंटे आपको दिखाए जाते हैं, अगर आप समझ पाते हो तो। चौथा पॉइंट है एविडेंस किसे कहते हैं। देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने ऐसे रखी जाती है कि देखो ये सबूत है, वो सबूत है, लेकिन एक्चुअली में वो सबूत होते नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज का क्या सबूत है। जैसे मान के चलो कि किसी घटना के बारे में आपको ये सबूत दिया जाए कि वो फलाना आदमी कह रहा है, वो दूसरा आदमी कह रहा है, उसने भी कहा था, लोगों ने कहा था, पर ये सबूत नहीं होता है। लोगों को भी झूठ बताया गया हो तो लोग वही कहेंगे। किसी किताब में लिखा होना भी सबूत नहीं है। किसी किताब में लिखा होना भी सबूत नहीं है, क्योंकि उसका राइटर बाइज्ड हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। किसी ग्रंथ में लिखा हुआ भी सच नहीं है, कहीं एक बार न्यूज़ पेपर में आ गया, वो भी सच नहीं है। फिर कैसे पता करें? किसी चीज का पैटर्न नजर आना, पैटर्न नजर आना, वो जब आप पढ़ोगे एआई से, या फिर मैं एक एक पॉइंट के ऊपर लॉन्ग वीडियो लाऊंगा, तब आपको मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट को क्लियर करके कि आप ये कैसे समझें कि एविडेंस फिर किस चीज को बोलेंगे। पेपर पब्लिश होते हैं, वो पेपर भी झूठे हो सकते हैं, रिसर्च भी झूठी हो सकती है, लेकिन इन तमाम पॉइंटों को पढ़ने के बाद आपको ये जो पॉइंट है ना, एक पॉइंट एविडेंस बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर भी देखना आप इस चीज पे चले जाएंगे, सबूत। वैज्ञानिक चेतना इसी चीज का नाम है ना। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट का आदमी है, वो आस्तिक आदमियों से, भक्ति वाले लोगों से वो सबूत ही तो मांग रहा है, भगवान का, आत्मा का होने का, या उनको दुनिया सृष्टि के बारे में जो पता है, भूतों के बारे में, पृथ्वी के जन्म के बारे में, चांद तारों के एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कि भाई आप तो सबको जितनी भी चीजें पता है, इसका सबूत क्या है। पर सबूत उनके पास होता नहीं है, वो जस्ट कहते हैं कि मान लो। अब वैज्ञानिक अगर आपको आदमी वैज्ञानिक सोच का पर अगर आपको आदमी बनना है, उस तरह का दिमाग वाला अगर आपको आदमी बनना है, तो फिर एविडेंस उस तरीके का नहीं होता है कि जस्ट आप मान लो। बस मेन गुत्थी यही है, तो ये सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिएगा कि कितना आप सीख सकते हैं। अगला पॉइंट है ओपिनियन और फैक्ट में क्या फर्क होता है। समझ रहे होंगे, भाषा से, लाइन से भी समझ रहे होंगे कि किसी का सिर्फ ओपिनियन होना, उसकी एक समझ है कि कोई धर्म अच्छा है या बुरा, किसी आदमी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कोई फैक्ट के बारे में, न्यूज़ के बारे में, किन्हीं पेड़ पौधे पहाड़ों के बारे में, अलग अलग विचारों के बारे में किसी का ओपिनियन हो सकता है कि उसे लगना कि मुझे ऐसा लगता है, ये एक ओपिनियन है। फैक्ट फैक्ट है जो एविडेंस बनाया जाता है, जो कि रिसर्च की जाती है, पैटर्न ढूंढा जाता है कि नीम के पत्ते से, नीम के पेड़ से क्या चीज़ बीमारी ठीक हो सकती है, और पूरे देश में एक ही चीज़ को मानते हो। किसी मैथ का एक ही फॉर्मूला को हर एक देश मानता हो, उसको मान्यता देता हो, हर एक कागज सेम ही चीज़ बोल रहा हो, ये होता है पैटर्न। इससे भी आपको पता लगता है कि ये पुख्ता एविडेंस है। सोर्स भरोसेमंद है या नहीं, कैसे पहचानो, ये उसी में आ जाएगा जब आप एविडेंस सीखोगे, या उससे थोड़ा सा अलग कि किन सोर्सों से आप सीख रहे हो, वो सोर्स भरोसेमंद है या नहीं। इसमें बहुत अलग अलग पैटर्न है कि जब आप न्यूज़ देख रहे हो तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो रिपोर्टर है वो किस समाज से, कहाँ से आता है, उसका संबंध किन पार्टियों से है, किन बिजनेसमैनों से हैं, या फिर उनके बाकी की बातें सुन के पूरा पैटर्न देखोगे आप कि तमाम बातें जो ये कर रहा है वो एक ही पैटर्न में कर रहा है, किसी एक आदमी के खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी हो या विपक्ष हो,
क्या किसी एक की तरफ झुक के ये कुछ बातें बोल रहा है, या किसी बिजनेसमैन के पक्ष में बैठ के कुछ बातें बोल रहा है, या किसी एक समाज की बबूती बातें बोल रहा है कि वो हिंदू में हो, वो मुस्लिम में हो, वो दलित हो, क्या किसी एक साइड की बातें वो बोल रहा है बार बार, तो वो बाइज्ड है। लोग झूठ क्यों फैलाते हैं? अलग अलग फायदे के लिए। लोगों को झूठ फैलाने से भी फायदा होता है, वो लोगों को गुमराह कर पाते हैं, उस भीड़ में भ्रम पैदा कर पाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अलग अलग तरीके हैं, लेकिन एक पॉइंट है, इसको आप याद रखना और देखना कि लोग झूठ क्यों बोल फैलाते हैं। अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट, प्रोपोगेंडा कैसे काम करता है। बहुत शानदार चीज़ है, बहुत तगड़ी चीज़ है। इन हर एक पॉइंट पे किताबें लिखी हुई है मोटी मोटी, जो अपनी समझ पैदा करते हैं, वो अपनी आंखों को बहुत धुंधला कर लेते हैं। वो दिन रात बहुत किताबें पढ़ते हैं, तब जाके वो समझ पैदा होती है। जो समझ अगर आप गौर से, ईमानदारी से अगर सोचोगे एक एक पॉइंट को सही से, तो शायद आप वो सोच जो बहुत किताबें पढ़ के लोग पैदा कर पाते हैं, आप इनसे कर पाओगे। फियर से इंसान कैसे कंट्रोल होता है, ये तो एवोल्यूशन से हमारे अंदर है। डर, प्रेम, क्यूरियोसिटी, और चौथा एक और इमोशंस है। ये चारों इमोशन जानवरों में भी है, सब में ही। फियर से इंसान नहीं, जानवर भी कंट्रोल होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर इंसानों के अंदर डर भर दिया जाए तो फिर वो फैक्ट आंकड़े कुछ भी नहीं देखता है। वो उस डर के कारण बहुत कुछ कंट्रोल किया जा सकता है और किया जाता है। आपको इतिहास में बता दिया जाए कि आपके बाप दादा को ऐसे मारा गया था, आपकी पीढ़ी को ऐसे खत्म किया गया था, वो तो आप गलती से आप एक बच गए थे, तो दोबारा शुरुआत हो गई चीज़ों की। ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, इसके बारे में रिसर्च करना और सीखने की कोशिश करना। क्राउड हमेशा सही क्यों नहीं होता। अच्छा पॉइंट है, देखना कि भीड़ हमेशा सही क्यों नहीं होता। पर दोनों तरफ साइड के तर्क है इसके, कि ऐसा नहीं है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती है, कई बार भीड़ सही भी होती है। एक आदमी सही नहीं हो सकता, भीड़ सही भी होती है कई बार, क्योंकि भीड़ में से कुछ आदमी तो सोचने वाले हैं फिर भी, लेकिन उसमें साथ दिए जा रहे हैं, प्रोपोगंडा नहीं, वो एक दूसरे भीड़ को चित्र नहीं कर रहे हैं, काट नहीं रहे तर्कों को। कई बार भीड़ सही भी होती है। मेरा दिमाग मुझे कैसे धोखा दे सकता है, ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना, उससे लिंक्ड है। मैं जो मानता हूँ उसका प्रूफ क्या है, मेरा दिमाग मुझे कैसे धोखा दे सकता है। आप कहानी भी बनवा सकते हो, एग्जाम्पल भी इसका लिखवा सकते हो, ये ऐसे करके आप तमाम चीज़ें रिसर्च कर सकते हो। बायस्ड क्या होता है, पढ़ना कि आप किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस कैसे होते हो, किसी एक्टर से, कि आपने उसके बारे में पीआर एजेंसी खड़ी की गई और उस एक्टर की, उस नेता की, उस बिजनेसमैन की छवि आपके दिमाग में ऐसी बन गई है कि अब आप उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप अच्छा ही सोचते हो उसके बारे में। इसको बोलते हैं बायस्ड होना। किसी चीज़ के बारे में तो बुरा ही सोचने लग जाओ या अच्छा ही सोचने लग जाओ। कन्फर्मेशन बायस्ड मुझ में कहाँ से आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस चीज़ को आपको बड़ा चढ़ा के बताया दिया जाता है, जिस चीज़ को ग्लोरीफाई आपकी नज़रों में कर दिया जाता है, या बहुत बुरा आपकी नज़रों में छिन्न कर दिया जाता है, दोनों तरफ से आप कन्फर्मेशन बाइट हो सकते हो कि अरे वो तो बहुत बुरा, वो तो पप्पू है, मोदी तो ऐसा है, मोदी तो बहुत अच्छा है। ये तमाम टाइप के कन्फर्मेशन बाइट आपके अंदर आ सकते हैं। तमाम समाज के लिए भी आ सकते हैं कि अरे वो तो बहुत गंदे होते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है। इस टाइप के इमोशनल डिसीजन को कैसे बिगाड़ता है, हाँ ये बिगाड़ता है, क्योंकि इमोशन से वो सारे फैसले आपके जो आपकी साइड से लिए जाने हैं, जिसमें मूल में, बीच में आपका धर्म, आपकी कास्ट, आप खुद, आपके घर वाले, आपकी पार्टी, आपका देश, ये तमाम चीज़ें इमोशंस पैदा करते हैं। आपकी प्रजाति, इंसानी लोग, ये सब इमोशंस पैदा, जो आपकी कोई चीज़ है वो इमोशंस पैदा करेगी आपके अंदर, जिससे आप रिलेट करते हो, जिससे आप संबंध महसूस करते हो। वो एक इमोशंस आपके अंदर पैदा करती है, और उनके सामने या उनके खिलाफ या उनके पक्ष में जब भी आपको डिसीजन लेते हो, तो उसमें थोड़ा सा बायस्डनेस होता है, जो कि 12वां पॉइंट था। एंगर में सोच क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि गुस्से में आदमी कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाता है वो, क्योंकि अभी उसका जो बॉडी है वो फियर में काम कर रही है, डर में काम कर रही है, गुस्से के कारण डर में काम करती है। आपको लगता है कि गुस्से सिर्फ गुस्सा होता है, नहीं, पर वो डर भी होता है। मेमोरी कितनी गलत हो सकती है, हाँ बहुत सारी यादें जो आपको गलत आंकड़े पढ़ा दिए गए हैं, आप हमेशा उसके आधार पर फैसले लोगे, अपनी ज़िंदगी को जियोगे,
दिन रात सुबह शाम देखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके आधार पे चीज़ें करोगे तो आपकी मेमोरी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बहुत अच्छा है लेकिन उसकी कुछ 1 या 2 घटनाएँ जो आपका सोचने का पूरा तरीका, दिमाग का पूरा डायनामिक्स खराब कर चुकी है, पूरा बिगाड़ चुका है। आपके घरों में अधिकतर लड़ाइयाँ उसी तरीके की है। कोई लड़ाई एक बार शुरू हुई थी, शुरू में कोई किसी को बुरा कहा था, कोई नीचा दिखाया था, पर देखना वो लड़ाई 20 साल बाद भी या 10 साल 15 साल बाद भी आप आज के पॉइंट जरूर गिनाते हो कि तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पर वो खटास, वो जो बीमारी है ना, वो तब शुरू हुई थी। तो मेमोरी गलत हो सकती है। प्लेसिबो इफेक्ट, ये वो है जो आपके भूत वगैरह जो आता है तो शरीर में कुछ एक दूसरे की आत्मा आती है वगैरह टाइप की चीज़, ये सिर्फ बीमारी है आपके दिमाग की। तो ये बड़ा पॉइंट है, इसको सीखना समझना, खुद से रिसर्च करना। ये पॉइंट बताने का मतलब ये है कि आप इसको किताब में लिख लेना, दीवारों पे चिपका लेना, इनका स्क्रीनशॉट ले लेके। हैबिट दिमाग को कैसे कंट्रोल करती है, जाहिर सी बात है आप जिस चीज़ को ज़्यादा बार रिपीट कर लोगे, वो कोई खाने पीने पहनने की आदत हो, कोई चीज़ यूज़ करने की आदत हो, कहीं किसी चीज़ को सोचने की आदत हो, तमाम प्रकार की जो हैबिट्स हैं वो कंट्रोल करती है आपके दिमाग को, क्योंकि अल्टीमेट उस चीज़ को रिपीट करने की एक मेमोरी बनती है जो कि आपके दिमाग में सेव होती है, और वो अपने दिमाग के अगले फैसलों को, अपने दिमाग के काम करने के तौर तरीकों को कंट्रोल करती है। वो एडिक्शन कैसे बनती है, उसी से जो चीज़ हैबिट बन जाती है, तो वो गुड हैबिट भी होती है, बैड हैबिट भी होती है। बहुत गुड हैबिट जैसे कुछ नहीं होता, लेकिन बैड हैबिट बहुत सारी आप खंगाल सकते हो, कर सकते हो। जब बैड हैबिटों को आप कंट्रोल कर लेते हो तो बाकी के जितने काम आप करते हो वो गुड हैबिट के दायरे में आ जाते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को एक मीनिंग देने के लिए काफ़ी होता है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप अपने जीवन का मीनिंग क्या खोजना चाहते हो, क्या ढूंढना चाहते हो, एक्चुअली में लाइफ क्या है ये। लेकिन अगर अगर आप भौतिकवाद या प्रैक्टिकल चीज़ों के नज़रिए से नहीं सोचते हो, चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को जीने के नज़रिए से नहीं सोचते हो, तो बाकी ज़्यादा चुतियापा नजर आता है मुझे। ईगो सच स्वीकार करने से क्यों रोकता है? आपके घर वालों ने, माँ बाप ने चोरी की हो, आपके धर्म के लोग चोर हो, आपकी जाति के लोग चोर हो, लेकिन उनको चोर बता देने से आप खुद में एक फियर महसूस करते हो, एक डर महसूस करते हो। ऐसा लगता है कि आपकी कुछ इज्जत थी कुछ और लोगों में, बाकी कास्ट के सामने, बाकी धर्मों के सामने, पड़ोसियों के सामने आपके घर वालों की इज्जत थी कि आपके बाप माँ, उनके बारे में आपने बहुत कुछ बता रखा था, बहुत अच्छा बता रखा था, झूठ बोल रखा था। उस झूठ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, इसलिए आदमी सच स्वीकार नहीं कर पाता कि आपका जो झूठ है, जो आपने बता रखा है, जो फोकट की फालतू की जो एक छवि बना रखी है अपने मार्केट में, दुनिया में, अपने आसपास के लोगों में, वो छवि खराब होती है। उस छवि खराब होने से आपका जो जीवन का डायनेमिक्स है वो थोड़ा सा अड़बड़ाता हुआ नजर आने लगता है, क्योंकि आप एक सोशल एलिमेंट प्राणी हो। कोज एंड कॉन्सिडेंस में क्या फ़र्क है? कोज एंड कॉन्सिडेंस, ये पॉइंट मिसिंग आउट है, देखते हैं इसमें। कोज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत है, देखना इसको आप सर्च कर लेना अपनी तरफ से, देखना कोरिलेशन और कोजेशन क्या है। ये भी अच्छा पॉइंट है, अपनी तरफ से देखना, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। इन दोनों के ऊपर एक नया वीडियो या फिर थोड़ा सा लंबा वीडियो बना देंगे 5-7 मिनट का, तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्या चीज़ है, प्रोबेबिलिटी क्या है। सिक्का उछालते हो तो हो सकता है आपको कोई तंत्र विद्या कुछ बताए, लेकिन हमेशा अगर उसके 2 ही पहलू हैं तो जाहिर सी बात है कि 50-50 चांस है ये चीज़ आने का, ये चीज़ आने का। ऐसा हो सकता है कि आप शुरू में 10 बार उछालो तो 8-9 बार एक चीज़ आ जाए, दूसरी चीज़ 2 ही बार आए, लेकिन जिस आंकड़े को जितना बढ़ाता जाओगे ना, ये रेशो बिल्कुल 50% पे आता जाएगा। इसको 100 बार, 1000 बार, लाख बार उछालोगे सिक्के को, तो एक बार ये आएगा। जैसे कभी कभी ऐसा आएगा शुरुआत में कि 5 बार ही आ गया, फिर 6 बार वो आ गया, 2 बार ही आ गया, फिर 1 बार वो आ गया, 1-2 ऐसे करते 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 जब आप इस आंकड़े को ज़्यादा बड़ा लेके जाओगे ना प्रोबेबिलिटी, तब आप देखोगे कि तो 50% रेशो है। ये हेड आने का और टेल आने का रेशो 50% है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसी चीज़ 3 मुँह है, 3 कोनों वाली हो, अब उसको आप अगर उछालोगे
तो उसकी प्रोबेबिलिटी 33% है, 33.3% है। तो ऐसा होता जाता है। और इसको आप खंगालना पॉइंट को, सभी पॉइंटों को आप, जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ या मैं जो उसके बारे में कुछ छोटे मोटे डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, आप खुद को भी सीखना है उसके बारे में। रिस्क को सही कैसे मापे, अच्छा पॉइंट है, लेकिन सारा रिस्क हमेशा सही नहीं होता है। आप उस रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हो इसी 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 साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए। क्योंकि अगर अगर किसी चीज़ के हाथ पैर नहीं है, जड़ी नहीं है, वो रिस्क नहीं होता है। रिस्क हमेशा परसेंटेज कम होता है, कि कम परसेंटेज है कि चीज़ें बिगड़ जाए, वही सिर्फ रिस्क के दायरे में है। याद रखना, कभी कभी रिस्क बड़ा भी होता है, 50-50 भी होता है, लेकिन जो रिस्क जो जिसके चांस 50% से भी कम आ जाए, वो फिर ज़्यादा बेवकूफ़ी के दायरे में जाने लगते हैं। पर इसको एक नज़रिए से और भी समझ सकते हो कि आपका सोसाइटी, आपका जो समाज है, आपको वो कुछ पैटर्नों में फिक्स कर दिया कि आपको ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, इससे बड़ा नहीं सोचना है, इस डायरेक्शन से हट के नहीं सोच सकते। आप वो एक रोड मैप दे दिया आपको कि साइडों में नहीं देखना है, घोड़े की तरह एक नाड़ लगा दिया कि इधर ही देखना है, साइडों में नहीं देखना। लेकिन हो सकता है साइडों में अच्छी रोड हो, शायद अच्छे खाने पीने के अच्छे संसाधन हो, क्योंकि जितनी टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक चेतना ने खोजी है, वैज्ञानिकों ने खोजी है, वो उल्टे सीधे काम करके ही मिली हमें। तमाम लाइटें, आग जलाना, गैस, पेट्रोलियम पदार्थ, ये जितने भी हवा में उड़ने वाले यान है, रॉकेट्स, इन सब में हमने बहुत खतरा मोल लिया है। वायरस खोजना, क्योंकि उस वायरस के गलत फैल जाने से बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती थी, मानव सभ्यता नष्ट हो सकती है। हमने ऐसी चीज़ें खोजी हैं और बनाई हैं, पर वो रिस्क है। उस नज़रिए से भी इसको समझ सकते हो। लेकिन पॉइंट ऐसा था कि रिस्क को सही कब से मापे, तो उसका परसेंटेज आप जितना कम ला सको वो सही डायरेक्शन में रहेगा, और उसका फ़ायदा भी देखना। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन है कि परसेंटेज रिस्क इतना है लेकिन फ़ायदा इतना मोटा है, तो वो देखना, दोनों चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। स्टेटिस्टिक्स से लोग कैसे धोखा खाते देते हैं, ये भी उस दोनों वाले पॉइंट में शामिल कर लेंगे। बड़ा पॉइंट है थोड़ा ये। ग्राफ झूठ कैसे बोल सकते हैं, ग्राफ झूठ बोल सकते हैं कभी कभी, क्योंकि आपका जो नज़रिया है, अगर आप गरीब आदमी हो तो अमीरों का जो ग्राफ है वो उस तरीके से बनेगा कि अमीर को लगेगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी आदमी तो वो है, अमीर है, क्योंकि आप उनके ग्राफ, आप अपने ग्राफ का और उनके ग्राफ का तुलना नहीं कर रहे। उनके पास जो पैसे हैं वो 1% लोगों के पास जो पैसे हैं वो, और जो 99% लोगों के पास पैसे हैं, उन दोनों की तुलना नहीं हो रही। सिर्फ ग्राफ एक साइड का दिखाया जा रहा है, सिर्फ ग्राफ एक साइड का दिखाया जाए तो वो झूठ बोल सकता है। ग्राफ भी झूठे हो सकते हैं, कोई डाटा, कोई सैंपल झूठा हो सकता है अगर वो किसी एक साइड का दिखाया जाए और उसमें बायसनेस हो तब। सैंपल साइज क्यों ज़रूरी है, ये वर्ड चीज़ प्रोबेबिलिटी में बताया था ना मैं आपको, कि आप सिक्के को अगर 5 ही बार उछालो तो आपको नजर आएगा कि यार नहीं 4 बार टेल आता है, 1 बार हेड आता है, ये 3 बार हेड आता है, 2 बार टेल आता है। क्योंकि सैंपल साइज को जितनी एग्जाम्पल्स को या किसी चीज़ को सही या गलत होने की चीज़ को जितनी बार वेरीफाई कर लिया जाता है, वो चीज़ उतनी ही पुख्ता होती जाती है, तमाम चीज़ें। एवरेज हमेशा सही तस्वीर क्यों नहीं देता है, एवरेज, इसको देखना पड़ेगा ये पॉइंट किस तरीके से आपको मैं समझा पाऊंगा लॉजिकली, कि जब आप चीज़ों का एवरेज देखते हो। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। एक साइड की चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत गलत हो रही हो, दूसरी साइड की कुछ चीज़ें हैं वो सही हो रही है, लेकिन उसका जब आप एवरेज ग्राफ निकालोगे तो वो जो गलत गलत हो रही थी वो अलग टाइप के आंकड़े थे, छोटा छोटा करके बहुत किसी का बड़ा नुकसान हो रहा था। और इधर जो सही वाली चीज़ थी वो कम चीज़ें थी, लेकिन कम चीज़ों से ज़्यादा फायदा हो रहा था किसी का। लेकिन इसका जब एवरेज देखोगे आप सही गलत का, तो ज़्यादा एवरेज गलत की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें कम बिगाड़ रही थी लोगों का, कुछ चीज़ें 1-2 पॉइंट थे वो लोगों का ज़्यादा कुछ सुधार कर रही थी। लेकिन एवरेज देखेंगे सही और गलत का, कि ये तो 2 ही चीज़ थी सही वाली तो, और जो गलत वाली है वो 10 चीज़ें थी, तो 10 चीज़ मिलके भी इतना नहीं बिगाड़ पाई जितनी ये 2 चीज़ मिलके लोगों को कुछ सुधार कर पाई। लेकिन ग्राफ देखोगे, इसका एवरेज देखोगे तो ज़्यादा लगेगा कि यानी गलत की तरफ, गलत चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। तो ऐसे होता है एवरेज, कि एवरेज हमेशा सही तस्वीर क्यों नहीं देता है, सही समझ क्यों नहीं देता है। नंबर देखकर बेवकूफ़ बनने से कैसे बचूं, नंबर्स जो मार्केटिंग गेम खेलते हैं आपकी कंपनियां,
वो नंबर्स गेम है। रैंडमनेस क्या होती है समझना अच्छी चीज़ है। कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है कि उसके बारे में व्याख्या करना भी मुश्किल होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में उस चीज़ की व्याख्या कैसे की जाए कि घटना कैसे हुई, क्योंकि वो एक चमत्कार जैसी प्रतीत होती है, लेकिन वो घटनाएं कभी कभी होती है, क्योंकि प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हमें अभी अभी भी नहीं पता, अभी तक नहीं पता है कि कौन सी घटना किस वजह से हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमें मेटाफिजिक्स तक पहुंच रहे हैं, क्वांटम थ्योरी तक पहुंच रहे हैं, ब्रह्मांड का भी हम सच देख रहे हैं, वायुद्रवन बहुत दूर चला गया हमारा, सूर्य के में हमने चक्कर काट लिया, मंगल ग्रह तक पहुंच गए, लेकिन हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ अभी नहीं पता है, नैनो फिजिक्स के बारे में अभी बहुत कुछ नहीं पता है। वो चीज़ें हम खंगाल रहे हैं कि उनके पीछे क्या चीज़ें होती है। शायद बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा, और मिला है, बहुत सारी चीज़ों का जवाब मिला है, जिन चीज़ों को हमने भगवान या आत्मा की या देवी शक्तियाँ मान रखी थी, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी घटनाएं प्रकृति की, उन सबके जवाब मिले हैं हमें। तो वो रैंडमनेस होती है चीज़ें। साइंटिफिक मेथड क्या है, इसका पूरा हम जो सीख रहे हैं, ये सब साइंटिफिक वो जो सबूत कैसे बनते हैं, किस चीज़ को कैसे सही माने, ये सब साइंटिफिक मेथड है। प्रॉपर रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं किसी चीज़ को सही होने और नहीं होने के पीछे, वो लॉजिक्स देते हैं कि इन इन वजह से ये हमने जांच की, इस तरीके से हमने देखा। वो तरीका है ना, वो जो प्रकृति के जो लॉज है, रूल्स है, वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके आधार पे अगर कोई चीज़ पब्लिश की जाती है तो वो साइंटिफिक मेथड होता है दोस्तों। हाइपोथेसिस कैसे बनती है, हाँ बहुत सारी बड़ी छवि बना सकते हैं बड़ी भीड़ में, छोटा नमूना देके भी, ये वहाँ से हो सकता है। ये जो सैंपल साइज है ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का सैंपल साइज की आपने समझदार लोगों में ही कोई चीज़ बांटी, शायद कोई ऐसी प्रेस आपने समझदार लोगों में दी जो अपने हिसाब से अनुमान से उसको सही चलाते थे, और उसका बिल है ना, वो बिजली बिल कम आता था। अब वही चीज़ है, वो सैंपल साइज है कि भाई साहब इस प्रेस का तो बहुत कम बिजली बिल आता है, लेकिन वो जो एलिट क्लास था उसके जो कपड़े हैं वही ऐसे थे हल्के या बहुत स्मूथ वाले, जो आसानी से प्रेस हो जाए कुछ सेकंडों में, तो जाहिर सी बात उनका बिल कम आएगा। यही चीज़ अगर ऐसे देहात गाँवों में वो प्रेस पहुंच जाए, जो फुल रेस में चलाएंगे, बहुत देर तक प्रेस करते रहेंगे, अपने गोदरिया सारी चीज़ करते रहेंगे, मोटे मोटे कपड़े ये सब चीज़ें, तो उनके तो बिजली बिल ज़्यादा आएगा। लेकिन सैंपल साइज कंपनी ने सिर्फ उस एलिट क्लास से लिया था, जो जिनके कपड़े अच्छे थे, वहाँ से लिया था उन्होंने सैंपल। तो ये तमाम चीज़ें हर जगह अप्ला दो। ये गवर्नमेंट भी बोलेगी कि अब स्थिति उभर रही है गरीबों की, लेकिन वो सैंपल कहाँ से ले रही है ये देखना पड़ेगा। कि कहीं फैक्ट्री लगा दी थी, उन्हीं गाँवों से सैंपल लिया गया, तो जाहिर सी बात है उस फैक्ट्री के आसपास के गाँवों को तो रोजगार मिल ही जाएगा, बाकी हर जगह फैक्ट्री नहीं लगी ना। एक्सपेरिमेंट कैसे सही होता है, क्योंकि जिस चीज़ को रिपीटेटिव करके देखते हो और हर बार सही पाया जा रहा है, तो उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट मानते हैं हम, और अलग अलग तरीके से उसको नज़रिए से देखते हैं उसको एक्सपेरिमेंट को करके। रिपीट रिजल्ट क्यों ज़रूरी है एक्सपेरिमेंट के लिए? थ्योरी एंड गैस में फ़र्क क्या है ये समझो जाओगे आप। साइंस गलती सुधारती कैसे है? हाँ, कोई दूसरा वैज्ञानिक आता है और उसकी नई परिभाषा करता है, ये चीज़ ऐसे गलत हो रही है, तो उसको नोबेल पुरस्कार देती है और अपनी गलती स्वीकार करती है। साइंस में स्कोप हमेशा अवेलेबल रहता है, ये स्कोप हमेशा धर्मों में नहीं रहता है। एक्सपर्ट पर कब भरोसा करें? एक्सपर्ट जिनके पास अच्छी डिग्रियाँ हो, या उनका जीवन का रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी, किन यूनिवर्सिटी पर से पढ़े हुए हैं वो, किस समाज से आते हैं, उनका काम क्या है, कैसे सोचते हैं, क्या क्या किताबें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि एक्सपर्ट वो बना कैसे एक्चुअली। पर ज़्यादा तो एक भरोसेमंद यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलने के कारण ज़्यादा भरोसा पैदा होता है। कॉन्शियसनेस क्या है? एक बार और से बड़ा टॉपिक समझाएंगे इसको कि कॉन्शियसनेस क्या होता है, हालांकि इसका प्रॉपर जवाब अभी तक विज्ञान के पास भी नहीं है। डाउट और हेल्थ, डेप्थ एंड हेल्थ, और कब हार्मफुल है? अच्छा, डाउट कब हेल्दी है और कब हार्मफुल है? अच्छा पॉइंट है, सीखना इसको। जब हम डाउट करते हैं तो ऐसी चीज़ें जिस पे डाउट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह डाउट करना हमेशा नुकसानदेह होता है। जैसे आपके रिश्ते हैं, आपको पता आपने डाउट किया, आपने सच पता कर भी लिया, तब भी आपका रिश्ता टूट जाएगा, तो डाउट करना उस हर सूरत में वहाँ नुकसानदेह है। और ऐसी जगह जहाँ पर डाउट करने से आप बच सकते हो, एटीएम है, वहाँ आपके पास में खड़ा आदमी
आपके पासवर्ड चोरी कर रहा है कि नहीं, आपको चोरी चोरी नज़रों से देख रहा है कि नहीं, आप पर डाउट करना आपके पैसे बचा सकता है। तो इस तरीके से देखना है कि डाउट करना कब सही और कब गलत होता है। ओपिनियन बदल लेना चाहिए, कब अपना ओपिनियन बदल लेना चाहिए, जब सामने वाला आपको सही सही सबूत दे रहा है, आपकी सोच के बारे में बता रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो इस तरीके से गलत है, इस तरीके से गलत सोच रहे हो, तो उन देखना है, दोबारा सोच के देखना है। और अब आपको आपको पता लगे कि आपने जो सोच रहे थे उनको पैटर्न के आधार पे, सबूत के आधार पे गलत है, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो सोचने का तरीका है वो गलत है, तो फिर अब आपको अपना ओपिनियन बदल लेना चाहिए दोस्त। रिलीजन और मोरलिटी का संबंध क्या है? संबंध तो कोई नहीं है, लेकिन रिलीजन कहते हैं कि धर्म ने पहली बार सिखाई थी इंसान को कि कैसे कैसे क्या क्या नहीं करना है, ताकि इंसानी सभ्यता बनी रहे, बरकरार रहे, एक दूसरे का गला नहीं काटे, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे इंसान। उसके लिए उन्होंने मोरलिटी डिफाइन की थी कि ये मोरलिटी है। लेकिन मोरलिटी समय समय पर बदलती जाती है, जैसे जैसे आपका समाज बदलता है वैसे ही मोरलिटी बदलती जाती है। जैसे कि आपको लगता है आपको मोरलिटी का डर कि आपकी जो भाषा है, जो संस्कृत है, पाली है, उसको चलाए रखना, ताकि आपका पुराना इतिहास है वो हार्म ना हो, आपकी पहचान खारिज ना हो। लेकिन जब आपको ये पता लगे कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकती है, तो जाहिर सी बात है आपको उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, जैसे अंग्रेजी। तो रिलीजन और मोरलिटी का संबंध, ठीक है। मोरलिटी अब जरूरी नहीं है कि धर्मों से आती है। अब आप डेमोक्रेसी में हो, आप स्कूल में मोरलिटी सीखते हो, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है कि आपके दोस्तों के साथ कैसे रहना है, लड़की के साथ कैसे बिहेव करना है, बड़ों के साथ कैसे बिहेव करना है, बुजुर्गों के साथ कैसा बिहेव करना है, गरीब के साथ कैसा बिहेव करना है। तमाम चीज़ें मोरलिटी आपको सिखाई जाती है, जानवरों के साथ कैसे रहना है। ट्रेडिशन सही है या सिर्फ पुरानी? ट्रेडिशन अलग अलग परंपराएं हैं, वो बिजनेस वाले लोग बदलते रहते हैं, वो देखना आप। समाज अपने आप में ट्रेंड, नया नया ट्रेंड आता रहता है, नया खाने का, पहनने का, चलने का, बोलने का, रहने का। वो देखना कि वो ट्रेंड कैसे कैसे चलता है। पुराने ट्रेंड को सिर्फ पलट दिया गया ना, बस दिशा पलट के पैसे कमाए जा रहे हैं, ट्रेंड में नहीं घुसना है उसमें। कोई ऐसा ट्रेंड है जो आपके जीवन की बेसिक जो चीज़ है, आधारभूत शिला है, उसको उठा रहा है, जीवन पद्धति को उठा रहा है, वो ट्रेंड आपको अपना लेना है। सुपरस्टिशन क्यों टिकती है? क्यों टिकती है? क्योंकि वो आदमी को जादूनुमा लगता है, क्योंकि आदमी उसके उसके पक्ष या विपक्ष में कोई बहुत ज़्यादा तर्क ढूंढ नहीं पाता है, वो उसको जादूनुमा से लगती है, एक अटपटी चीज़ लगती है, और उसके पीछे उम्मीदें बहुत बांधती जाती है। उसके पीछे उसकी आदमी की जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसके घर में कोई चचेड़ पीड़ा, बीमारी, कोई भी चीज़ है, वो उम्मीद उसको दे दी जाती है कि ये देखो और कहीं नहीं होगा, आप ढूंढ लो चाहिए। वो फियर के, डर के कारण भी ये जो चीज़ है सुपरस्टिशन, ये जो टिकी रहती है। कोई बाह्य शक्ति का प्रभाव, एस्ट्रोलॉजी सच है या साइकोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी किसी ज़माने में जब लोगों ने खोजा था, जो यहाँ बैठे बैठे दिख सकता है, उसी के आधार पे खोजा था कि ऐसे तारे वैसे 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 लोगों पे ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों का जब उनको नहीं पता था प्रैक्टिकल, तो उन्होंने बता दिया कि भाई इस चीज़ का प्रभाव से ये होता है, ताकि किसी चीज़ का जवाब मिल जाता है ना जब इंसान को, तो इंसान संतुष्ट हो जाता है। इसलिए हमने इंद्र को पूजा कि इंद्र की पूजा करने से खेतों में बारिश आएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। कि इस बार इंद्र रूस गया इसलिए बारिश नहीं आई, इसलिए लोग मर गए। मतलब इंसान को प्रॉपर जवाब चाहिए कुल मिला के, बस आप झूठ दो सच दो, लेकिन जवाब चाहिए, ताकि वो संतुष्ट हो जाता है फिर। मिरेकल क्लेम्स कैसे टेस्ट करें? ठीक है, ये भी इसके लिए मैं आपको नरेंद्र दाभोलकर की जो अंधश्रद्धा उन्मूलन की जो किताबें हैं वो रिकमेंड करता हूँ आपको। गुरु कल्चर क्यों चलता है? जब बहुत सारे लोगों को कुछ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उम्मीदें काफ़ी होती है जीवन जीने के लिए, तो वो ऐसे आदमी को चुनता है जो झूठे सपने दिखाता है। यहाँ से चलती है गुरु कल्चर, और जीवन या अध्यात्म के बारे में उनको बड़े सपने दिखाता है कि जीवन का मकसद ये है वगैरह, जो भ्रमित करता है। ब्लाइंड फेथ से नुकसान क्या है? बहुत बहुत सारे नुकसान है दोस्त। कि आप अंधे हो क्या अंधभक्ति में बहुत सारी चीज़ें जस्ट मान लेते हो अपने उन प्रिय प्यारे लोगों के लिए, अपने नेताओं के बारे में, अपने तमाम टाइप के लोगों के बारे में, वो ब्लाइंड फेथ है और बहुत नुकसान पहुंचता है। अपने आंखें खोल के भरोसा करना चाहिए आपको, जस्ट कहानियों पे नहीं। हम 50 पॉइंट ही कवर करेंगे फिर अगले वीडियो में, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्त। रैशनल स्पिरिचुअलिटी संभव है? आपको देखना पड़ेगा कि रैशनल होके भी क्या आध्यात्मिक हुआ जा सकता है। आध्यात्मिक क्या सिर्फ अंधापन है?
कि हाथ जोड़ लो, अगरबत्ती कर लो, वहाँ मंदिर जाओ, वहाँ दंडवत हो लो, फलाने फलाने जगह घूम लो, चार धाम कर लो। क्या सिर्फ यही आध्यात्मिक है? स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल होने के लिए रैशनल नहीं हुआ जा सकता? रैशनल स्पिरिचुअल क्या संभव नहीं हो सकता? हो सकता है दोस्त, हो सकता है, क्योंकि शायद आप घूमने से भी बहुत सारी चीज़ें समझते हो सकता है आपका ध्यान एक जगह होने से भी, लेकिन ज़्यादा रियल जो स्पिरिचुअल होना, अध्यात्म होना है ना, वो आपका रैशनल होने से आता है। जब आप रैशनल होते हो, चीज़ों को समझते हो, वो ज़्यादा आध्यात्मिक की ओर ले जाता है आपको। इसके बारे में बताएंगे और भी, एथिक्स एविडेंस कैसे से कैसे जुड़ती है, इसी को किसी और पॉइंट के साथ क्लियर करेंगे। एक्चुअली पॉइंट मुझे भी नहीं पढ़े हुए थे, लेकिन बस मैंने डाटा बनाया था तो आपको समझाना था ही। लेकिन एक एक पॉइंट के बारे में आपको जो सवाल है वो कमेंट में पूछ लेना, तो क्योंकि मैं इस पढ़ता रहूँगा, रिसर्च करता रहूँगा, तो आपको दोबारा पुनः बता दूंगा। डर से पैदा बिलीव कितने सच्चे होते हैं? डर से पैदा हुआ बिलीव तो अधिकतर तो झूठ होते हैं, लेकिन कुछ है का वो जो सच होता है। जैसे मान के चलो कि आपने कभी सांप देखा था और आपको पता है कि सांप ऐसा होता है, ये अमूमन एग्जाम्पल चलने वाली चीज़ है। ऐसी बहुत सारी जगह है जो डर के कारण, जैसे मान के चलो कि आपको थप्पड़ तो कहीं हिंदू भी मार रहे थे, लेकिन आपको लगा कि कहीं मुस्लिम दाढ़ी वाला एक बार आपको ऐसे देखने से कि मार ना दे, क्योंकि आपने कई फिल्मों में देखा था कि जो मुस्लिम होते हैं वो बहुत क्रूर होते हैं, ये होते हैं, मान के चलो, या आपने देखा था हिंदू बहुत क्रूर होते हैं और आपको देखते डर लगने लग जाए। तो वैसे सी चीज़ है कि डर से पैदा बिलीफ कितने सच्चे होते हैं। तो अधिकतर तो डर से जो भी बिलीफ पैदा हो रहे हैं वो झूठ ही है, झूठ के कगार पर आपको लेके जाएंगे बार 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 बार, क्योंकि उनमें सच का होना लगभग लगभग नामुमकिन है। 50 पॉइंट हमारे कवर हो गए, मैं इन पेजों को वीडियो के साथ में लगा दूंगा, आप अपनी तरफ से पढ़ना, समझना। और एक चीज़ है दोस्तों, जो कोई आपको ये समझाए ना कि किताबों से कुछ नहीं बदलता, उनके बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता। बस वहाँ अपना मुंह बंद रखो और साइड में आ जाओ, खुद से सोचो समझो, क्योंकि जिन सभ्यताओं के हाथों में समझ हुई वो सभ्यताएं आगे बढ़ी, खुद को बचा ले गई, खुद के लोग कम मरे। जिन सभ्यताओं में आड़ूपन ज़्यादा रहा, सिर्फ सिर्फ वो बस कट्टर सोचते हैं, अपने परंपराएं ये वो, ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा चालाकी से नई चीज़ें सीखते हैं। चालाकी अलग चीज़ है, दिमाग अलग चीज़ है, समझदारी अलग चीज़ है। चालाकी जस्ट ये है कि आप अपने भाई के साथ भी जालसाजी कर रहे हो, उसको कुछ कम पता है या उसको कुछ कम इन्फॉर्मेशन है, उसके कारण आप चालाकी खेल सकते हो। जिन जिन लोगों में बराबर अगर इन्फॉर्मेशन है, बराबर समझ है, वो चालाकी नहीं कर सकते दूसरे के साथ, करने के चांस कम हो जाते हैं। तो बस आप सबको पढ़ना है ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित हो सके। अपनी पीढ़ियों के लिए सिर्फ मकान मत बनाओ, सिर्फ जायदाद इकट्ठी मत करो, वो समझ भी उनके लिए इकट्ठी करो, पैदा करो, ताकि वो एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके। जिस हिंदुस्तान की स्थिति को आपको देख के बुरा लगता है, आपको लगता है अजीब चीज़ें हो रही है, ये चीज़ें सुधर सकें आने वाले समय में। जय हिंद, जय भारत।